किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने इनके साथ बगैर देखे अन्याय किया है, उसको ऊपर वाला देखेगा, याद रखना। और डिपार्टमेंट के हाथ में भी और हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के हाथ में, बहुत से लोगों के हाथ में उनकी कलम में ताकत है जो इनको इंसाफ दिया जा सकता है। कम से कम आज इस हालत में इनको डिसेबिलिटी पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी इनको दी जानी चाहिए। जिन सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक सीआईएसएफ जवान जो पिछले 4 साल से बेड पर पड़ा है और अपने नित्य दैनिक के कार्य लेटरिन बाथरूम जाने के लिए भी व्हील चेयर पर जाता है और एक कमरे में पड़ा है। आज उसने मेरे को एक वीडियो भेजा है और उसने कहा है कि सर अब आखिरी उम्मीद मेरी आप हो। तो सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं और जो अपने जवान की मदद नहीं कर सकते, जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन सबको डूब कर मर जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो देखकर शर्म आती है और इंसानियत जिंदी है तो इस बंदे की मदद करें। बस पूरे दिन बेड पे रहता हूँ। ये सर ये व्हील चेयर है, इसी पे मैं अपने दैनिक जीवन की क्रियाएं कर रहा हूँ। सर अगर आप मेरी सहायता करें तो मेरे को डीजी से मिलवाने में सहयोग करें। डीजी से मिलने के बाद हो सकता है कि मैं अपनी बात उनके समक्ष रख सकूं कि मेरे साथ डिपार्टमेंट ने क्या गलत किया है और मेरा कुछ डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह या कोई राहत मेरे को मिल सके। सर आपसे बहुत बहुत उम्मीद है, आप ही से ही मेरी आखिरी उम्मीद है, वरना मेरे पास मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सर मैंने आपके पास कॉल भी किया था, आप रिसीव नहीं कर पाए, ये काम से बिजी होंगे, इसलिए सर मैं ये वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। कृपया सर मेरी मदद करें। धन्यवाद। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। अभी इनका लगभग 5 मिनट का वीडियो और है जिसमें पूरी कहानी बता रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है और डिपार्टमेंट के कौन लोग दोषी हैं। ये डीजी साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के कुछ नीचे तबके के लोग, वो चाहे हमारे जवान हो चाहे अधिकारी हो, जो भी हैं, जो इनको डीजी से भी नहीं मिला रहे, वो भी कहीं ना कहीं कल अगर ये बंदा कुछ करता है तो उसके दोषी वो लोग भी होंगे और इसकी बदवा उन सब लोगों को कहीं ना कहीं उनको और उनके परिवारों को भुगतनी पड़ेगी। और रही बात, इस बंदे ने कहा कि सर ये मेरा आखिरी वीडियो है, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं थक चुका हूं, हार चुका हूं और अब कुछ और करूंगा। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं। मेरी जो ताकत है ये 8,20,000 लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं, लोकतंत्र में मेरे पास यही ताकत है। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करके सीआईएसएफ के सभी अधिकारियों तक पहुंचा देना ताकि उन लोगों को शर्म आए। और साथ में हमारे देश के गृह मंत्री जी जो कि सीआईएसएफ उन्हीं के अंडर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय, आप लोगों को भी अगर ये वीडियो मिले तो इस जवान की मदद कर देना। जवान ने कहा कि सर ज्यादा नहीं तो मेरे को एक बार डीजी साहब से मिला दो, क्योंकि पहले भी ये जवान एक डीजी से मिले थे तो उस डीजी साहब ने इनकी सुनी थी, लेकिन 2020 के बाद फिर इसको लाचार और बेसहारा छोड़ दिया गया एक कमांडेंट के द्वारा। मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहूंगा, बंदा खुद बता रहा है। पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं एक बार 2 शब्द जरूर कहूंगा। नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं मुंडावर अलवर का रहने वाला हूँ। सर मैं 2013 में सीआईएसएफ में भर्ती हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूनिट गया। सर मेरे को वहाँ पे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुआ, मैंने यूनिट को डॉक्टर को दिखाया, जांच वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है।
उसके बाद सर उन्होंने कहा कि आप यहाँ आसाम में कोई फैसिलिटी नहीं है, आप अपने नज़दीक गुड़गांव कहीं ऑपरेशन करा लो। तो मैंने सर उनको रेफ़र के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके रेफ़र के कागज़ बना के आपको स्पीड पोस्ट कर देंगे, अभी आप जाओ। मैं सर वहाँ से छुट्टी लेके आ गया। मैंने गुड़गांव मेदांता में इलाज कराया स्पाइन सर्जरी का। उसके बाद सर मेरी सर्जरी बेकार हो गई और मैं व्हील चेयर पे आ गया। उसके बाद फिर सर उन्होंने मैं 3 साल तक बेड पे पड़ा रहा। मेरा उन्होंने कोई पेमेंट वगैरह नहीं दी और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, वो आपकी सर्जरी हो गई है तो हम आपको जो आपका बिल बना है वो दे देंगे। उसके बाद सर उन्होंने बिल भी मेरे को 3-3.5 लाख रुपए खर्च हुआ सर्जरी में, लेकिन उन्होंने मेरे को 1,35,000 रुपये ही दिए। उसके बाद सर मैं हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली डीआईजी से मिला। उन्होंने मेरी कंडीशन देख के मेरी पोस्टिंग बवाना कर दी। तो सर मैं यूनिट नहीं जा पाया, इसलिए उन्होंने मेरा पेपर पोस्टिंग कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को नुकसान ये हुआ कि उन्होंने जो रेफ़र के कागज़ बनाने थे वो नहीं बनाए और फिर मेरा 2017 से लेके और 20 तक ड्यूटी चलता रहा। 2020 में सर डिपार्टमेंट ने मेरे को, कमांडेंट ने ना मेरी हालत देखी, ना मेरे से मिले, ना मेरा इलाज करवाया और 12th रिज़र्व बटालियन बहरोड से मेरे को जॉब से टर्मिनेट कर दिया विदाउट बेनिफिट। मेरे को कुछ नहीं मिला और सर मैं अभी बेड पर हूँ, मुझे इलाज की आवश्यकता है। उसके बाद सर मैंने आईजी को अपील किया। कोरोना काल की वजह से मुझे आईजी से नहीं मिलने दिया गया और फिर 6 महीने बाद उन्होंने मेरी अपील को भी खारिज कर दिया कि आपने इलाज खुद से कराया है और आपको हम कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। सर उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में वकील ने मेरे पास फ़ीस के पैसे न होने की वजह से उन्होंने मेरा केस ठीक से नहीं बनाया और मैं वहाँ से भी मेरे को कोई रिलीफ़ नहीं मिला। अब सर मैं बेड पर हूँ। मैं डीजी सर से मिलने के लिए 3-4 दफ़ा एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, लेकिन वो मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सर कृपया करके आप मेरी हेल्प करें। मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ, आपकी वजह से काफ़ी जवानों का न्याय मिला है। मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ना मैं इलाज करा पा रहा हूँ, ना मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, बस पूरे दिन बेड पे रहता हूँ। ये सर ये व्हील चेयर है, इसी पे मैं अपने दैनिक जीवन की क्रियाएँ कर रहा हूँ। सर अगर आप मेरी सहायता करें तो मेरे को डीजी से मिलवाने में सहयोग करें। डीजी से मिलने के बाद हो सकता है कि मैं अपनी बात उनके समक्ष रख सकूं कि मेरे साथ डिपार्टमेंट ने क्या गलत किया है और मेरा कुछ डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह या कोई राहत मेरे को मिल सके। सर आपसे बहुत बहुत उम्मीद है, आप ही से ही मेरी आखिरी उम्मीद है, वरना मेरे पास मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सर मैंने आपके पास कॉल भी किया था,
आप रिसीव नहीं कर पाए, मैं काम से बिजी हूँ, इसलिए सर मैं ये वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। कृपया सर मेरी मदद करें। धन्यवाद। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया होगा, और जो भी बंदे इसको पूरा देखकर यहाँ तक पहुंचे होंगे उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि भाई उनके हाथ में क्या है, अधिकारी क्या करें, ये बंदा कोर्ट भी गया था, और गृह मंत्री जी क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकती हैं। तो इन सब को संविधान के अंदर एडिशनल पावर दी हुई है। ये चाहें तो इनकी एक कलम से इस बंदे की पेंशन स्टार्ट हो सकती है, इस बंदे को इलाज के लिए कार्ड दिया जा सकता है जो ये अपना इलाज कराए, और इसका परिवार और ये बंदा बच सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल उठाएंगे जैसे इन्होंने कहा कि जिसने इनको डिसमिस किया उसने कह दिया कि तुम अपनी मर्जी से इलाज कराने गए थे। जो भी है, स्थिति जो भी रही हो, चाहे मर्जी से गया हो या डिपार्टमेंट ने भेजा हो, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है, इस बंदे की जो हालात हैं, उसको देखते हुए जिस आरामखोर ने यह निर्णय लिया है उसको तो कोई नहीं तो वो ऊपर वाला देखेगा। मैं यहां खुले इसमें कह रहा हूं कि वो बंदा इस चीज की सजा भुगतेगा जो इनको बगैर देखे बोल रहा है कि मेरी हालत बगैर देखे उसने डिसमिस कर दिया। तो उस बंदे को तो वो भगवान देखेगा, लेकिन जिसके पास ये वीडियो पहुंचा है और उसके बाद में भी जो कार्रवाई नहीं करता है उसको कौन देखेगा। ये नहीं सोचना कि बंद कमरे में या आपने देखा और कुछ नहीं किया, आपके हाथ में है। जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो वीडियो शेयर जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिनके हाथ में है और उन्होंने नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं बोलते ना, वो ऊपर वाले की लाठी जरूर आपके कहीं ना कहीं लगेगी। ये न्यायालय में बंदा बोल रहा था, मैं गया था, वकील साहब ने इनकी क्या पैरवी की। हमारे जो न्यायालय है समझ में नहीं आता कब किस तरह का कानून कैसे लिखा हुआ है कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग पनिशमेंट दे दी जाती है। कभी कहेंगे कि बहुत दिन हो गए न्याय नहीं मिलेगा, कभी 20 साल पुराने में भी किसी को सजा दे दी जाती है। तो हमारा संविधान जिस परिस्थितियों में लिखा गया था, जिस समय भारत देश गुलाम था, उसमें आज भी बहुत सी कमियां हैं, और उन्हीं कमियों की वजह से आज गरीब आदमी, आम आदमी को हमारे देश में न्याय नहीं मिलती। अमीर आदमियों के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। अब यहीं इन्हीं का कोई सिफारिश होता, कुछ भी होता, चुटकियों का काम था कि इनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती, और ये इन लोगों के हाथ में है। फिर कह रहा हूं, जरूरत पड़ने पर हो सकता है हम इनको सुप्रीम कोर्ट में भी किसी न किसी कोई ऐसा वकील जो इनके निस्वार्थ अगर भावना से इनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सके, बहुत सी हमारे संपर्क में भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किसी और के संपर्क में हो तो सबको पता है, मेरा नंबर यही है 8290354513 8290354513। अगर डिपार्टमेंट इनकी मदद नहीं कर सकता तो कोई वकील जो इनको सुप्रीम कोर्ट ले जा सके, न्याय दिला सके, या कोई ये जज साहब के पास जाए और वो इन चीज़ों को सोचे, तो वो भी जरूर हमें संपर्क करके बताएं। फिर कह रहा हूं, किसी के हाथ में नहीं है वो शेयर कर दे, और इनके हाथ में सब कुछ है। किसी भी परिस्थिति में बंदा इलाज कराने गया था, नहीं गया था, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें फोर्स मेंबर के नाते इनको डिसेबिलिटी पेंशन कम से कम और इनको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए। मेरी ये राय है, बाकी तो आप बहुत से बड़े महानुभाव हैं, अपनी अपनी राय और विचार दें, और नहीं तो ऊपर वाले की आवाज का इंतजार जरूर करना कि आपके पास में जो है आप वो भी नहीं कर सकते। तो फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने मेरा जो कर्म है वो कर दिया, अब आपके हवाले है साथियों।